एंड वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं कल जो मैंने टेस्ट लिया था CMAED का, कई छात्र मुझसे पूछ रहे थे सर इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो खैर आंसर की तो हमने आपको क्वेश्चन पेपर में बता दी थी, जो सही आंसर थे आपको रिजल्ट भी हमने सारा दे दिया था। पर उसके बाद भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या क्या आंसर सही हैं और क्या क्या इसके आंसर्स होने चाहिए। इसके अलावा मैं अभी एक वन लाइनर का वीडियो भी डाल चुका हूँ, आप लोग उसको भी देख लें। मैंने उसमें भी बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू कवर कराने की कोशिश की है। और इससे पीछे भी मैं और वीडियोस डाल चुका हूँ इससे पहले CMAED के। तो मेरी आप सबको यही एडवाइस है, आप लोग एक बार पूरा कंटेंट एक बार फिर से ध्यान से आराम से देख लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस कराएं, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। सो प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, द अकाउंट फॉर बाइंडिंग मटेरियल लाइक बिटुमेन, कोलतार, एसफाल्ट इज़ केप्ट इन। जितने भी बंधक पदार्थ होते हैं, बंधक पदार्थों को हम जिस अकाउंट में रखते हैं, जिस फॉर्म में, जिस प्रपत्र में भरा जाता है, बिटुमेन, कोलतार, एसफाल्ट आदि बंधक पदार्थों का लेखा जोखा प्रपत्र में रखा जाता है। तो इनको किस प्रपत्र में रखा जाता है? इनको रखा जाता है 16A में। ठीक है, 16A प्रपत्र संख्या याद कर लीजिएगा। 16A में बाइंडिंग मटेरियल्स का लेखा जोखा, ठीक है, उसको रखा जाता है, अकाउंट रखा जाता है। ठीक है, अगला, द मटीरियल अवेलेबल इन द स्टॉक फॉर विच द कॉस्ट प्राइस इज येट टू बी पेड इज कॉल्ड। भंडार में उपलब्ध वह सामग्री जिसका मूल्य कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस अभी देना बाकी हो। ठीक है, आपने कहीं से सामान मंगाया बट अभी उसकी प्राइस नहीं चुकाई गई। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देनदारी या फिर लाइबिलिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन था हमारा, स्टॉक का लेखा किसके कार्यालय में रखा जाता है? स्टॉक इज़ अकाउंटेड इन द ऑफिस ऑफ। ठीक है, तो जो भी स्टॉक आपके स्टोर हाउस में रखा है, उसका जो भी रिकॉर्ड होगा या जो अकाउंट होगा, वो किसके कार्यालय में रखा जाएगा? वो रखा जाएगा सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता दोनों के कार्यालय में। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों के कार्यालय में उसका लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, हाउ मैनी कॉपीज़ आर देयर इन कैश बुक ऑफ अ जूनियर इंजीनियर। अवर अभियंता की रोकड़ बही में कितनी प्रतियां होती हैं? ठीक है, अवर अभियंता को भी उच्च अधिकारी लिखित में अधिकार दे सकता है कि वो भी ज़रूरत पड़ने पे किसी का पेमेंट कर सके। ठीक है, तो जो उसकी रोकड़ बही होती है उसमें 3 प्रतियां होती हैं। ठीक, वहीं जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी रोकड़ बही में 2 प्रतियां होती हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की में 3 प्रतियां इसलिए होती हैं, एक वो खुद रखता है, एक वो उच्च अधिकारी को देता है, और एक जिसको पेमेंट करता है उसको देता है। ठीक है, अगला, द फॉर्म टू बी फिल्ड व्हेन द बिल इज़ पेड इज़ कॉल्ड। ठीक है, जब किसी बिल का भुगतान हो जाने के बाद भरा जाने वाला प्रपत्र को कहा जाता है। ठीक, जब किसी बिल का भुगतान हो जाता है तो जिस प्रपत्र को भरा जाता है उसका नाम याद कर लें, उसको कहते हैं प्रमाणक या वाउचर। ठीक है, वाउचर भरा जाता है, और जब ये इस पर एक रसीदी टिकट लगाया जाता है जब ये 20 रुपये से अधिक का होता है। ठीक, अगला, निर्माण क्षेत्र में व्रत का मुख्य अधिकारी होता है। इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर द चीफ ऑफिसर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, निर्माण क्षेत्र में व्रत का मुख्य अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा, व्रत का मुख्य अधिकारी होता है अधिशासी अभियंता या फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ठीक है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, अधिशासी अभियंता व्रत का या सर्कल का अधिकारी होता है या हेड होता है। ठीक है, अगला, डमी संक्रिया को दर्शाते हैं। देखिए, डमी ऑपरेशन क्या होता है? जब आप किसी ऑपरेशन को दिखाते हैं तो डमी ऑपरेशंस वो होते हैं जो एक संदर्भ क्रिया होती है, जो वाकई में होती नहीं है, बस सिर्फ उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया जाता है। एक डमी क्रिया, डमी का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को रेप्लिकेट कर रहा हो। ठीक है, तो डमी क्रिया एक संदर्भ क्रिया होती है जो वाकई में होती नहीं है, बट उसको डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, इसीलिए उसको डॉटेड लाइन से ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे डमी संक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, What is the symbol to describe the latest event time? विलंबतम घटना काल को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? ठीक, विलंबतम घटना काल को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? याद रखिएगा, विलंबतम घटना काल को ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर C, त्रिभुज से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज ईजी एंड कन्वीनियंट इन CPM एंड PERT। CPM और PERT की विधि में कौन सी विधि आसान और सुविधाजनक है? मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में पिछले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसलिए आप उन वीडियोज़ को देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी CPM और PERT में आसान और सुविधाजनक विधि कौन सी है? सही आसान और सुविधाजनक विधि है CPM। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इनमें से कौन सा प्रगति अभिलेख नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रेस रिकॉर्ड। इनमें से कौन सा प्रोग्रेस रिकॉर्ड नहीं है? वो होता है मस्टर रोल। ठीक है,
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, माप पुस्तिका, जॉब डायरी, ठीक है, ये प्रोग्रेस रिकॉर्ड होते हैं। पर मस्टर रोल प्रोग्रेस रिकॉर्ड नहीं होता है, वो अनुपस्थिति और उपस्थिति तालिका होती है जिसमें भुगतान का भी ब्यौरा रखा जाता है, ठीक है। अगला, किसी परियोजना में लागत नियंत्रक आवश्यक है क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल इज़ नेसेसरी इन प्रोजेक्ट बिकॉज, क्योंकि पहला है ताकि परियोजना कम समय में पूरी की जा सके, सो दैट द प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड इन लेस टाइम, अधिक से अधिक लाभ के लिए, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, गुणवत्ता एवं खर्च का संतुलन बना रहने के लिए, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड कॉस्ट, और ठेकेदार के लाभांश के लिए। अब आप खुद सोचिए, किसी परियोजना में लागत नियंत्रक या जो उसकी कॉस्ट है उसको कंट्रोल क्यों किया जाएगा? ताकि उसकी गुणवत्ता और खर्च दोनों में संतुलन बना रहे, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड कॉस्ट, ठीक है, ताकि कॉस्ट भी ज़्यादा ना बढ़े और क्वालिटी भी ख़राब ना हो, मेंटेन रहे दोनों, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल ज़रूरी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमें दिया है निरीक्षण अभियंता का कार्य होता है, वर्क्स ऑफ एन इंस्पेक्शन इंजीनियर कंसिस्ट। अब देखिए, जिसका नाम ही इंस्पेक्शन इंजीनियर, उसका काम क्या होगा? बेकार बड़ी मशीनों को कार्यस्थल से हटाना, ये उसका काम नहीं होगा, ठीक है। कार्यस्थल का समय समय पर निरीक्षण करना, बिल्कुल सही बात है, कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा तभी तो वो निरीक्षण इंजीनियर होगा। गुणवत्ता बनाए रखने का काम निरीक्षण इंजीनियर का नहीं होता, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है वो, ठीक है, और उपरोक्त सभी हो नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल का समय समय पर निरीक्षण करना। अगला, गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से एक दिन में दीवार को अधिक से अधिक कितना ऊंचा उठाया जा सकता है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वॉल कैन बी रेज्ड इन अ डे, ठीक है। तो एक दीवार की मैक्सिमम हाइट, ताकि क्वालिटी कंट्रोल रहे, जल्दीबाजी में काम करने के चक्कर में काम खराब ना हो, इसलिए अधिकतम ऊंचाई जो उठाई जाती है वो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर की ऊंचाई तक एक दिन में उठाई जाती है। इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला, खुदाई कार्य में कौन से सुरक्षा उपकरण प्रयोग होते हैं? विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज यूज्ड इन एक्सकेवेशन वर्क? सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज़, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप भी जानते हैं, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। सरकारी खाते से धन प्राप्ति की रसीद किस प्रपत्र पर दी जाती है? ऑन विच फॉर्म द रिसिप्ट ऑफ मनी इन द गवर्नमेंट अकाउंट गिवन, ठीक है। तो सही किस पे दी जाती है? दी जाती है लेखा प्रपत्र 3 पे, ठीक है, फॉर्म नंबर 3 पर दी जाती है, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला हमें दिया है वस्तुविद को नक्शे की स्वीकृति पर कितना भुगतान किया जाता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कब वस्तुविद, वैसे आर्किटेक्ट को कहते हैं, हाउ मच इज़ द आर्किटेक्ट पेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिज़ाइन, कि कब आर्किटेक्ट को किस स्टेप पे कितना पैसा दिया जाता है, मैं इसका डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वस्तुविद को नक्शे की स्वीकृति पे कितना पैसा दिया जाता है? वस्तुविद को दिया जाता है 10%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला, निविदा किस किस लिए आमंत्रित की जाती है? टेंडर्स आर इन्वाइटेड फॉर, परियोजना की लागत निकालने के लिए नहीं जी, लागत निविदा से नहीं निकलती, ठीक है। परियोजना की कार्यविधि ये भी उससे नहीं निकलती, ये सब तो डिज़ाइन में आता है। ठेकेदार के चयन के लिए बिल्कुल, जो ठेकेदार होगा जिसका टेंडर लोएस्ट कॉस्ट का होगा उसको हम निविदा निकाल के टेंडर पास करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, ठीक है। निरीक्षण के लिए भी नहीं होती, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक। अगला, धरोहर राशि का उल्लेख किस में होता है? वेयर इज़ द मेंशन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट? प्री टेंडर प्लानिंग, ठीक है। जब कोई टेंडर भरने जाता है तो उसको प्री टेंडर प्लानिंग में ही पता चल जाता है कि उसको सिक्योरिटी अमाउंट या धरोहर राशि कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परियोजना का लगभग कितना प्रतिशत मजदूरी में व्यय होता है? अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्पेंड ऑन वेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। तो 30%, टोटल कॉस्ट का लगभग 30% मजदूरी पर व्यय हो जाता है परियोजना के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुसूची संभावित निर्माण अवधि का आकलन करने के लिए प्रयोग होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज यूज टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन पीरियड? सामग्री अनुसूची, श्रम अनुसूची, निर्माण अनुसूची, संयंत्र अनुसूची, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी होती है जो अवधि का, निर्माण अवधि का आकलन करने के लिए प्रयोग होती है? वो होती है निर्माण अनुसूची, ठीक है। इन सब में मेन अनुसूची, वैसे निर्माण अनुसूची ही मेन होती है और वही इसका समय का आकलन करने के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। अगला, निर्माण से पहले तकनीकी योजना का उद्देश्य होता है। द पर्पज ऑफ टेक्निकल प्लानिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन इज प्राकलन करना, निर्माण के लिए पूर्ति के लिए स्रोत का निर्धारण, टू फाइंड अ सोर्स, आने वाली बाधाओं का पूर्वानुमान, एंटिसिपेशन इन इम्पेंडिंग ऑब्स्टिकल्स और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो निर्माण से पहले जो हम टेक्निकल प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ की, उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है सारा, ठीक है। आप ये चारों चीज़ों के लिए टेक्निकल प्लानिंग करते हैं, तभी आप इन टेक्निकल प्लानिंग्स को करते हैं, इसीलिए आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। अगला, सरकारी कर्मचारी का दैनिक भत्ता कब देय होता है? व्हेन डेली अलाउंस पेएबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई।
तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो टोटल अलाउंस होता है वो पेबल होता है जब वो अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जब वो जाएगा तो उसको डेली अलाउंस पेड होगा, अदरवाइज़ उसको कोई अलाउंस पेड नहीं होगा। ठीक है, 8 किलोमीटर, और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा 8 घंटा, अगर 8 घंटे से ज़्यादा वो बाहर रहता है तब भी उसको डेली अलाउंस पेड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है माप पुस्तिका में अधिकतम कितने रुपए का भुगतान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट पेड नॉट नीड टू एंटर इन द मेजरमेंट बुक। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट है जो माप पुस्तिका में दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका सही आंसर होता है 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये या इससे कम के अमाउंट को माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाता, उसको अवर अभियंता अपने विवेक से कहीं भी उसको पेमेंट कर सकता है। ठीक है, अगला, माप पुस्तिका में कुल कितने स्तंभ छपे रहते हैं। मैंने पिछले वन लाइनर में आपको 5 बताए थे कौन कौन से स्तंभ होते हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और यहाँ पर बता दूँ आपको इसको 5 स्तंभ होते हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है ठेका कितने प्रकार का होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 3, 4, 5, 6। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठेका 4 तरीके का होता है। ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और कवर्ड एरिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लमसम में तो एक अंदाज़न पैसा दे दिया जाता है, आइटम रेट में पर आइटम के मद के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, और आइटम रेट और लमसम में मिक्सअप रहता है सारा, और कवर्ड एरिया में जितना कवर्ड एरिया रहता है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। ये जनरली प्राइवेट कंपनीज इनको अप्लाई करती हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, और आज तक मैंने जितना भी कोर्स आपको कराया उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इसकी आशा करता हूँ। यदि आपको इनसे लग रहा हो थोड़ा सा भी फ़ायदा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो कई बार देख लीजिएगा ताकि आपको पीछे के क्वेश्चंस जो मैंने पहले कराए थे वो भी आपको एक बार से रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, थैंक यू।